19वीं सदी पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की सदी थी। इस सदी में हर तरफ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था और नेशनलिस्ट अप्रोच की बात की जा रही थी। इसी सदी के आखिर में थियोडोर हेrzl, जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन जर्नलिस्ट था, उसने 1896 के पैम्फलेट में ज़ायोनिज़्म के नाम से एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें उसने कहा कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होना चाहिए। उस वक़्त ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थीं जो उस वक़्त अपने आप को लवर्स ऑफ ज़ायन करके बुलाती थीं। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने इस आइडिया को खूब फैलाया, जिसकी वजह से 1881 में यहूदियों ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। यहूदियों ने वहाँ जाकर ज़मीनें खरीदीं और मुस्तकिल रहाइश अख्तियार करना शुरू कर दी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहूदियों ने फ़लस्तीन को ही क्यों चुना। तो जान लें कि मुसलमानों और ईसाइयों की तरह फ़लस्तीन भी यहूदियों के करीब दीवारें गिरिया होने की वजह से एक मुतबरक मुकाम रखता था। याद रखिए, उस वक़्त ना कोई गाज़ा था, ना वेस्ट बैंक था और ना ही इसराइल। ये सारा इलाका फ़लस्तीन था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और ये एम्पायर 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी। 1914 में जब पहली जंग-ए-अज़ीम शुरू होती है तो ऑटोमन एम्पायर अलाइड पावर्स मतलब बरतानिया और फ्रांस के ख़िलाफ़ लड़ता है। ये जंग 1918 तक जारी रहती है। इस जंग में बरतानिया नवंबर 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन करता है, जिसके ज़रिए यहूदियों को यकीन दिलाया जाता है कि उनको उनके मनपसंद सरजमीन में मुल्क बनाने के लिए मदद दी जाएगी। लेकिन असल में इससे एक साल पहले 1916 में ही साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के ज़रिए फ्रांस और बरतानिया ये खुफिया तय कर चुके थे कि वो ये इलाका मौजूदा फ़लस्तीन और इसराइल अपने पास ही रखेंगे। वो सिर्फ इस जंग में ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए यहूदियों की मदद हासिल करना चाहते थे, और दूसरी तरफ यहूदी भी ये जानते थे कि ऑटोमन एम्पायर के होते हुए वो कभी भी फ़लस्तीन में अपनी आबादकारी हासिल नहीं कर सकेंगे। इस जंग के इख्तिताम पर बरतानिया को फ़तह हासिल होती है और ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त, और फ़लस्तीन जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था वो बरतानिया के कंट्रोल में चला जाता है। यहीं से शुरू होता है जब यहूदी अपना रुख फ़लस्तीन की तरफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रुख ज़्यादा तेज़ी से उस वक़्त होता है जब जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और वो लाखों के हिसाब से यहूदियों का कत्ले-आम शुरू कर देता है, जिसको दूसरी जंग-ए-अज़ीम 1945 तक जारी रहता है, जिसको होलोकास्ट के नाम से याद किया जाता है। इस दौरान पूरे यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर मुख्तलिफ मुल्कों बिलखसूस फ़लस्तीन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में बहुत से यहूदी आ चुके थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन को छोड़कर चला गया। अब ये सारा मसला यूनाइटेड नेशंस देखने लगता है। यूनाइटेड नेशंस ने यूएन जनरल असेंबली 181 के नाम से एक करारदाद पास की, जिसमें फ़ैसला किया गया कि फ़लस्तीन को 2 पार्ट में तकसीम कर दिया जाए। लिहाजा 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दिया गया और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, और यरूशलेम जहाँ मस्जिद अक्सा है उसको न्यूट्रल ही रहने दिया गया। यानी वो फ़लस्तीन जिनके पास अपनी ज़मीन थी, अब उनके पास सिर्फ 45% ज़मीन रह चुकी थी। यही वो वक्त था जब फ़लस्तीनियों ने महसूस किया कि उनसे उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसराइल ने 14 मई 1948 को अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। यहीं से फर्स्ट अरब इसराइल वार 1948 का आगाज़ होता है, जिसमें 5 मुस्लिम मुल्क मिस्र, शाम, उर्दन, लिबनान, इराक मिलकर फ़लस्तीन में दाखिल होते हैं और इसराइल पर अटैक कर देते हैं। इसराइल भी खूब जवाबी कार्रवाई करते हुए इन अरब मुल्कों का मुकाबला करता है और ये जंग जीत जाता है। यूएन पार्टीशन प्लान के मुताबिक जो इलाके फ़लस्तीन के थे उन पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। गाज़ा स्ट्रिप का इलाका मिस्र के पास और वेस्ट बैंक का इलाका उर्दन के पास चला गया। मतलब फ़लस्तीनियों के पास अपनी ही ज़मीन कम पड़ गई, जिसके नतीजे में 7 लाख फ़लस्तीन मुसलमान अरब मुल्कों की तरफ हिजरत करते हैं, जिसको तारीख़ में एक्सोडस के नाम से याद किया जाता है। 1967 में एक बार फिर से अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाती है। ये जंग 6 दिन तक जारी रहती है। इस जंग को भी इसराइल आसानी से जीत जाता है। इस जंग में इसराइल मिस्र, उर्दन, शाम को शिकस्त देकर सुनाई पेनिनसुला, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लेता है, और यहाँ तक कि इसराइल यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लेता है, जो एक न्यूट्रल जगह थी।
1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا اور وہاں پر رہنے والے 4 لاکھ فلسطینیوں کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا اور یروشلم میں 2 لاکھ یہودیوں کو بھی آباد کر دیا جو بالکل غیر قانونی اور یونائٹڈ نیشنز کی خلاف ورزی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے آواز تیزی سے بلند کرنا شروع کر دی اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع زور پکڑتا چلا گیا۔ اس مسئلے کو کیسے حل ہونا چاہیے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔